हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेसिक बिगिनर सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। और जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं वो क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से स्किन के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस स्किन में हम अप्लाई करेंगे उन प्रोडक्ट्स को, अगर उस स्किन के बारे में ही हम ना जाने तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से प्रोडक्ट किस काम के हैं, कौन से प्रोडक्ट कब किसको और कैसे रेकमेंड करने हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी स्किन जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। और यदि हमारा मतलब जो बॉडी वेट है वो अगर 100 kg है, तो हमारे बॉडी का जो स्किन का जो वजन है वो 12 से 15 kg है। यानी कि हमारा चाहे जितना भी वजन हो, हमारे स्किन का वजन हमारे बॉडी के वजन के 12 से 15% होता है। अब 12 से 15% होता है, लेकिन जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस टोटल खाने का सिर्फ 3 से 5% ही स्किन के पास पहुंच पाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि शरीर का 12-15% हिस्सा होने के बाद भी शरीर के पास खाना पहुंचता है, स्किन के पास खाना पहुंचता है मात्र 3 से 5%। यानी कि ज्यादा स्किन को कम खाना मिलता है। और अगर ये कम खाना लंबे समय तक मिलता रहे तो हमारी स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाएगी। और बहुत सारे रोगों के कारण भी पनप सकते हैं, बहुत सारे रोगों के कारण भी बन सकते हैं स्किन के रूखी सूखी और बेजान होने की वजह से, या कुपोषण की वजह से। अब इस कुपोषण को हम किस तरह से दूर करेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए हम जानेंगे कि हम दो तरीके से पोषण दे सकते हैं। एक तो हम खाना जो खाते हैं उस खाने में से एक अंश हमारे स्किन को मिलता है, और बाकी का जो अंश है वो अगर हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कर ले, डायरेक्टली स्किन के ऊपर अगर लगा ले, तो स्किन को डायरेक्टली हम लगा कर भी भोजन दे सकते हैं, लगाकर भी आहार या न्यूट्रिशन दे सकते हैं। हमारी जो कंपनी है एक वेलनेस कंपनी है, और स्किन भी क्योंकि जिंदा है और स्किन भी क्योंकि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, इस वजह से ये स्किन की वेलनेस के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि आप उतने ही बाहर से बेहतर दिखेंगे जितने आप अंदर से अच्छे होंगे। अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं तो आप बाहर से भी स्वस्थ निश्चित तौर पे दिखेंगे। अब स्किन जो है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होती है। स्किन अगर आप मतलब स्वस्थ हैं तो स्किन आपको बहुत ही चमकता दमकता हुआ दिखाई दिखाई देगी। और अगर आप बीमार हैं तो आपकी स्किन से झलकेगा कि आप बीमार हैं। अब जैसे सांप अपनी स्किन बदलता है, सांप अपनी केचुली बदलता है, ठीक उसी तरह से हम तो अपनी केचुली बदल नहीं सकते, हम तो इंसान हैं। लेकिन हमारी स्किन भी उसी तरीके से ये होती है। लेकिन हमारे स्किन के ऊपर 1000 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि हमारी स्किन को धीरे धीरे करके डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे खा लेते हैं। तो ये 1000 तरह के बैक्टीरिया भी एक कारण है हमारे स्किन के अच्छे केयर करने का। क्योंकि अगर हम अच्छा केयर करेंगे और ये जो मात्रा है वो संतुलित रहेगी, या ये मात्रा नियमित तौर से सही तरीके से रहेगी, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब एजिंग के साइंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर झुर्रियां जो आती हैं, वो झुर्रियों से पता चलता है कि उनकी उम्र कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। कम तो अमूमन नहीं होती है, बढ़ने बढ़ने वाली है दिखती है। तो अब ये जो झुर्रियां आती हैं, वो झुर्रियां क्यों आती है ये समझते हैं। सबसे पहले झुर्री का कारण है सूरज। सूरज मतलब कोई आपके मोहल्ले का सूरज नहीं, ये मैं सूर्य देवता की बात कर रहा हूँ, सन की बात कर रहा हूँ। ये सूर्य हमारे चेहरे को झुलसाता है, और जब झुलस जाता है हमारा चेहरा तो धीरे धीरे उसकी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। और गुरुत्वाकर्षण भी अपनी तरफ खींचता है स्किन को, और लंबे समय में इलास्टिन और जो हमारा कोलेजन होता है वो सैग करने लगता है, वो लटकने लगता है। ऐसा खास करके हम वृद्ध लोगों में देखते हैं जिनकी स्किन लटकना लटकना शुरू हो जाती है। इम्प्रॉपर स्किन केयर के एप्लीकेशन से भी काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। स्किन केयर को यूज करने का एक निर्दिष्ट तरीका है, एक कायदा है। अगर आप उस कायदे को फॉलो करते हैं तो इससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस कायदे को फॉलो नहीं करते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे स्किन केयर को अप्लाई करने का सही तरीका यह है कि आप किसी भी क्रीम को अपने फिंगर टिप्स पे ले लीजिए। ये फिंगर टिप्स पे, ये जो आपके उंगली के बिल्कुल कोने हैं, मतलब उंगली के सिरे हैं, इन सिरों पर आपको क्रीम को लेना है और उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगाना है। मतलब बाहर बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर।
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी हथेली पे क्रीम लगा लेते हैं। अब होता क्या है कि ये बहुत ही सूखी और रूखी त्वचा है। तो अगर क्रीम को अगर हथेली पे पूरी तरह से मल लेंगे तो हथेली ही स्किन को, मतलब हथेली की जो स्किन है वही क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, तो आपके चेहरे पर ज्यादा लग नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको स्किन केयर की एप्लीकेशन उंगलियों से करें, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में करें, और नेक में भी करें, क्योंकि जब आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो नेक भी आपकी एक्सपोज होती है, और जब आप पार्टी में कहीं जाते हैं तो लोग आपका चेहरा सबसे पहले देखते हैं, लोग आपका ये शोरूम सबसे पहले देखते हैं, लोग आप ये फेस वैल्यू आपकी सबसे पहले देखते हैं। तो जब आप कहीं जाते हैं तो कोई आपके पैर के नाखून के ऊपर ध्यान किसी का नहीं जाता, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर हर किसी का ध्यान जाता है। तो अगर आपका चेहरा अगर सही तरीके का दिखेगा तो इससे आपके फेस वैल्यू काफी बढ़ जाएगी, इससे आपका इंप्रेशन, आपका आपके बारे में राय लोगों की बहुत अच्छी होगी, आप सुंदर लगेंगे, आप स्वस्थ लगेंगे। बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं फ्रेंड्स। मेकअप का शाब्दिक अर्थ है भरपाई करना। आप देखेंगे कि अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो ट्रेन मेकअप करती है ना। तो ठीक उसी तरह से हम भी, बहुत सारे लोग हम में से या महिला वर्ग मेकअप करते हैं, हुई हुई भरपाई, हुए नुकसान की भरपाई करने की चेष्टा करते हैं। तो अगर नुकसान ही ना होने दे तो भरपाई भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से भी हमारा काफी वेयर एंड टेयर होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से भी काफी रिंकल्स आते हैं। बहुत सारे लोग जॉनी लीवर की तरह मुंह ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे अजीब अजीब तरह का मुंह करते हैं, जिसकी वजह से उनके मतलब चेहरे की जो मसल्स है वो काफी तनी हुई रहती हैं। और अगर लंबे समय तक इसी तरह के एक्सप्रेशन करते रहें तो जो जो एक्सप्रेशन ज्यादा वो करते हैं वो वाली मसल्स उनकी लटकने लग जाएगी, या धीरे धीरे उसमें रिंकल्स आने लग जाएंगे। स्मोकिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से स्किन के रिंकल पड़ने की स्पीड जो है बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और न्यूट्रिशन को स्किन के पास सही तरीके से पहुंचने नहीं देता। अभी हम दो तरह की स्किन देख सकते हैं। यहाँ पे एक जवान व्यक्ति की स्किन है और यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति की स्किन है। आप जैसा कि देख सकते हैं स्किन के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, डर्मिस बीच बीच वाला हिस्सा होता है, और हाइपोडर्मिस बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है। आप जब देखेंगे कि कभी किसी को चोट पहुंचती है या स्किन में छिल जाता है तो एक सफेद सफेद किस्म की स्किन जो है हमारी ऊपरी त्वचा के नीचे होती है, जिसको हम हाइपोडर्मिस या डर्मिस कह सकते हैं। अभी क्या है कि आप की स्किन को बढ़िया रखने के लिए स्किन के अंदर कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड, ये तीनों चीजों की बराबर आवश्यकता पड़ती है। कोलेजन फाइबर क्या होता है कि वो आपके बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेजन फाइबर आपके, जैसे मान लीजिए बच्चे की स्किन को या हमारी स्किन को जब आप अंदर धकेलेंगे तो वापस आप देखेंगे हाथ हटाते ही वो जगह पे आ जाएगी। तो ये बाउंस जो है ये अंदर गया और फिर वापस बाहर आ गया। तो ये कोलेजन फाइबर की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आप जब किसी भी चीज को खींचते हैं, खींच कर वापस अपनी, जैसे आपने मुस्कुराया तो आपके ये जो आसपास की मसल्स हैं ये ये खिंच गई, और हंसना जब आपने बंद किया तो वापस सिकुड़ के उसी जगह पे आ गए जिस जगह पर पहले थी। तो ठीक ये इसको इलास्टिन कहते हैं। जैसे इलास्टिक का रबर बैंड आप लंबा खींचते हैं और फिर वापस एक जगह पर आ जाता है वो अपने आप, तो ये इलास्टिन फाइबर आपके स्किन के अंदर होता है। आप देख सकते हैं कि जवान स्किन के अंदर जो सफेद सफेद किस्म के जाले बने हुए हैं ये कोलेजन और इलास्टिन के रूप में हमारे स्किन में जितने ज्यादा मौजूद रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्किन अच्छी रहेगी। हाइलुरोनिक एसिड भी होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है और जवानी को बरकरार रखने में मदद करता है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि जवान स्किन में ये सफेद रंग के कोलेजन और इलास्टिन के जाले भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये जो धमनियां और सिराएं हैं, लाल रंग की जो वेन्स है वो भी चौड़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे स्किन बूढ़ी हो जाती है आप दाहिनी तरफ देखेंगे कि ये जो सफेद सफेद फाइबर्स हैं वो भी कम हो गए, और जो धमनियां और सिराएं हैं वो भी पतली हो गई, और आपकी ऊपरी जो त्वचा है वो भी ऐसे लटकना शुरू हो गई, उसमें भी तरंगे आ गई हैं, या उसमें भी मतलब वो रिंकल्स आ गए हैं। और आप देखेंगे कि ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक बैगनी कलर की लाइन है वो भी जवान स्किन में थोड़ी मोटी थी, और एल्डरली स्किन जैसे जैसे होने लगी वैसे वैसे ये बैगनी जो डार्क बैगनी जो लाइन थी एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का जो बॉर्डर है वो भी बिल्कुल पतला हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एपिडर्मल एंड डर्मल जंक्शन भी पतला हो गया,
वैस्कुलर टिश्यूज भी कम हो गए और कोलेजन फाइबर्स भी कम हो गए। अब ये कम होने का कारण क्या है, ये समझते हैं। कम होने का कारण है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहरी बाहरी कारण और अंदरूनी कारण। शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्किन की एजिंग बढ़ती है, और शरीर के बाहर से भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की एजिंग क्रमशः बढ़ती रहती है। अब हम समझते हैं कि बाहरी कारण, सबसे पहले अंदरूनी कारण को समझते हैं। अंदरूनी कारण क्या है? नेचुरल प्रोसेस है भाई। एज को का बढ़ना शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। शरीर के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे की एजिंग बढ़ती जाती है। हमारे हार्मोन्स की वजह से भी कभी कभी हार्मोन्स ज्यादा मतलब शरीर के अंदर जो रसायन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। कभी कभी हमारे जेनेटिक्स यानी कि हमारे वंशगत प्रॉब्लम की वजह से कभी एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से होता है। सीबम प्रोडक्शन भी होता है। सीबम एक ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड, वो हमारे बाल की जड़ों के पास होता है। उससे एक खास तरह का वैक्स निकलता है, एक खास तरह का पदार्थ निकलता है जो कि हमारे स्किन के प्रोटेक्टिव जैकेट को बरकरार रखने में मदद करता है। ये सेबेशियस ग्लैंड्स अगर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे या जरूरत से कम प्रोडक्शन करने लगे तो इन दोनों से ही स्किन की एजिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप एक मोबाइल को अगर कपड़े से साफ करके अगर आप अपने गाल के ऊपर चिपकाएं, और गाल के ऊपर चिपका के अगर आप ऐसे करके मोबाइल की स्क्रीन को देखें, तो आप देखेंगे एक तह सी जम गई, एक एक पैच सा बन गया। आपका चेहरा साफ होने के बावजूद भी आपके मोबाइल के ऊपर एक एक मतलब एक अजीब तरह का एक निशान बन गया है। तो ये हमारे स्किन के ऊपर एनी टाइम विद्यमान होती है। एनी टाइम हमारे स्किन के ऊपर ये सिबेशियस ग्लैंड्स, ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारे स्किन की सुरक्षा करते हैं बाहरी तत्व से। तो आप देखेंगे ये मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक तह सी जम गई। आप अपने मोबाइल से अपने गाल पे मोबाइल चिपका के भी देख लेंगे तो आपको इसी तरह का एक निशान बन जाएगा। तो ये जो है सेबेशियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन होता है, और ये ऑल द टाइम बना रहता है। ये हमेशा इसको बनाता रहता है। अगर हम इसको ज्यादा पोछेंगे, इसको ज्यादा तरह तरह के प्रोडक्ट से इसको साफ करेंगे, और वो प्रोडक्ट अगर सही ना हुए, तो क्या होगा कि वो सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो सोचेंगे कि अरे शरीर को लगता है ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, वो ज्यादा ज्यादा बनाएगा, ज्यादा ज्यादा बनाएगा। और ज्यादा बनाएगा तो आपका चेहरा अल्टीमेटली ऑयली हो जाएगा। वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, या वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई है, उनका चेहरा ड्राई इसलिए नहीं है क्योंकि कुदरत ने बनाया है। जब बचपन में वो पैदा हुए थे तब तो उतना ड्राई नहीं था उनका चेहरा, लेकिन बाद में क्यों ड्राई हो गया? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बदपरेजी की है, उन्होंने कुछ अपने स्किन के ऊपर इतना सितम किया है, इतना कहर ढाया है कि उनकी स्किन बोलती है कि भाई नमस्ते, अब हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक उसी तरह से स्किन भी कहती है भाई अब तुम इतना जुल्म कर चुके हो हम पे, अब हम नहीं कर पाएंगे। और तो वो सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, या सिबेशियस ग्लैंड कम प्रोडक्शन करते हैं और आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये सिबेशियस ग्लैंड का जो सीबम प्रोडक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के प्रोटेक्टिव जैकेट के लिए। अब एक्सटेंसिव फैक्टर को समझते हैं, बाहरी क्या कारण है हमारे स्किन के एजिंग के बढ़ने के। तो सबसे पहला कारण है सन एक्सपोजर। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी के अंदर आते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। किस तरह से? ये एक फोटो हम देख सकते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं इनका ट्रक चलाने का काम था एक बाहर के देश में। तो आप देख सकते हैं कि ये जब ट्रक चलाते थे तो सूरज की किरणें जिस तरफ से इनके चेहरे पर आकर गिरती थी, वो वाला चेहरा जो है बिल्कुल झुलस गया है, क्योंकि इनका काम ट्रक चलाने का था और ये सूरज की किरणों से बच नहीं सकते थे। तो जिस तरफ सूरज की धूप ज्यादा से ज्यादा आती थी उस तरफ इनका जो चेहरा है वो झुलस गया है। जो चेहरा है वो, उसमें तरह तरह के रिंकल्स आ गए। तो आप सोचिए कि सूरज अगर लंबे समय तक आपके चेहरे पर बना रहे तो कितना नुकसान आपके चेहरे का कर सकता है। अभी क्या है कि सूरज के अलावा और क्या क्या कारण है, अगर आप भी सूरज में बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपको भी स्किन केयर के प्रोटेक्शन की जरूरत है, सनस्क्रीन की जरूरत है, या आपको अपनी स्किन को बरकरार रखने के लिए, आपके स्किन को एजिंग के प्रोसेस से बचाने के लिए आपको कुछ सुरक्षा की जरूरत है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एजिंग का प्रोसेस आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कुछ हद तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप कैफीन, अगर बहुत ज्यादा कोई कॉफी या चाय पीते हैं, अगर कोई सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, या जंक फूड खाते हैं, बल्क फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर को जो 3 से 5% आपके खाने से न्यूट्रिशन मिलना था, अगर वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है तो आप उसको स्किन में चाहे जितना भी अच्छी तरह से लगा दे वो सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी स्किन में आप कहाँ कहाँ क्रीम लगाएंगे?
आप पैर में तो क्रीम नहीं लगा सकते, आप पीठ पे तो क्रीम नहीं लगा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप खाने से जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो समान रूप से आपकी स्किन को मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, चारों तरफ मिलता है। आपके पैर में भी मिलता है क्योंकि स्किन आपके पैर में भी है। लेकिन अगर आप सही अगर खाना नहीं खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के उन अंगों को प्रोटेक्शन या उन अंगों को खाना नहीं मिलेगा, स्किन के उस पोर्शन को खाना नहीं मिलेगा जहां पर आप क्रीम नहीं लगा पा रहे, जहां पर आप स्किन केयर की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। तो अब स्किन के बारे में थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब गाल पे फोन लगाते हैं या कान पे फोन लगाते हैं तो एक लेयर सा जम जाता है आपकी स्किन का। आपने देखा होगा कि आप अपने चेहरे को साफ करने के बाद भी जब ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके मोबाइल पे कुछ ना कुछ लग जाएगा। वो आपके स्किन के द्वारा निकलने वाली चीज है, वो निष्कासन है स्किन का। आप देखेंगे कि स्किन से सिर्फ पसीना ही नहीं निकलता, हमारे शरीर से अलग अलग तरह का निष्कासन होता है। सिर्फ स्टूल हमारे शरीर से नहीं निकलता, सिर्फ यूरिन हमारे शरीर से नहीं निकलती, हमारे स्किन से आप देखेंगे आंख से भी कुछ ऐसा मैल सा निकलता है, नाक से भी अलग अलग तरह का मैल निकलता है, हमारे स्कैल्प से, हमारे बगल से हार्मोनल एक्सक्रीशन निकलता है, और भी अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के जो निकलने वाली चीज है। नाखून भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, हमारे हेयर भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। ठीक इसी तरह से हमारे मतलब यहाँ से देखिए, ये जो टी जोन है हमारा, नाक के पास बहुत सारा तेल जैसा जमा हुआ होता है। ये नाक नाक के पास आप देखेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको तेल सा नजर आएगा। ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, निष्कासन है शरीर का। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है आपके स्किन के ऊपर, ताकि आपको बाहरी आक्रमणकारियों से बचा सके। आक्रमणकारी कौन है? बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह के जितने भी माइक्रो बॉडीज हैं वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर होता किस चीज का है? ये लैक्टिक एसिड का होता है, सॉल्ट का होता है, फैटी एसिड का होता है, और ज्यादातर एसिडिक होता है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ज्यादातर एसिडिक होता है। सिबेशियस ग्लैंड्स आपके चेहरे पर एक्टिव रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स बहुत जरूरी हैं आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखने के लिए। स्किन का जो पीएच है वो करीब 5 से 5.5 के बीच में होता है। और ये प्रोटेक्टिव जैकेट बना कर रखते हैं आपके, एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं। ये सुरक्षा कवच की क्यों जरूरत पड़ती है? और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ये सुरक्षा कवच थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो थोड़े एल्कलाइन नेचर के होते हैं, थोड़े से एल्कलाइन होते हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा उस बैक्टीरिया को जला देगा और उस बैक्टीरिया को ज्यादा लंबे समय तक आपकी स्किन पर रहने नहीं देगा, या अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। तो जितना अच्छा प्रोटेक्टिव जैकेट होगा उतना ही सुरक्षा आपको, उतनी अच्छी सुरक्षा मिल पाएगी। और कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो आपका जो एसिड मेंटल है या जो आपका प्रोटेक्टिव जैकेट है, जो मैंने आपको बताया, ये जो गाल पे आप करेंगे तो जो निकलेगा ना, वो आपका सुरक्षा कवच है। वो अगर सुरक्षा कवच काम नहीं करता, या वो सुरक्षा कवच अगर आप बार बार साबुन से धो के उसको साफ कर देते हैं, तो इससे आपकी स्किन या तो रूखी सूखी हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है, या मेरी स्किन ऑयली हो गई है, या मेरी स्किन ड्राई हो गई है, उन्होंने अपनी स्किन को ही बदपरहेजी करके या स्किन के ऊपर कहर ढा के उनको सेंसिटिव किया है। वो जब पैदा हुए थे तब सेंसिटिव नहीं थी उनकी स्किन, लेकिन अलग अलग तरीके से अपने चेहरे के ऊपर उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके जाने अनजाने में अपनी स्किन को खराब कर लिया है। तो अभी क्या है कि पीएच बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोडक्ट कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये बहुत जरूरी है आपके स्किन का बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एसिडिक होगा प्रोडक्ट या थोड़ा सा भी ज्यादा बेसिक होगा तो वो एसिड मेंटल को बर्बाद कर देगा, आपके प्रोटेक्टिव जैकेट को बर्बाद कर देगा। और अगर आपका प्रोटेक्टिव जैकेट या प्रोटेक्टिव लेयर या आपका जो सुरक्षा कवच स्किन का अगर खराब हो जाता है तो आपको आने वाले समय में, लंबे समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिल्कुल सावधान रहें कि आप किस तरह के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बता सकते हैं लोगों को, ये बताने का आपको कारण यही है ताकि आप बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट में जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स उसमें क्या फर्क है और किस तरह से इस्तेमाल करवाने से आप लोगों को फायदा दे सकते हैं। ये पीएच की एक स्केल है जिससे हम समझ पाएंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। ये स्किन के फ्लूइड बैलेंस
को या स्किन के एसिडिटी और बेस को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। ये 1 से लेकर 14 की स्केल तक होता है, जिसमें 1 जो है एसिडिक होता है और 14 जो है वो बेसिक होता है। बेस यानी कि एसिड का उल्टा। अब न्यूट्रल करीब 7 के आसपास जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जो कि हमारे पानी का पीएच है। आप देखेंगे कि स्किन को ज्यादा एसिडिक केयर की जरूरत है अल्कलाइन केयर के मुकाबले। इसी वजह से आप लेमन का जूस नहीं यूज करते, क्योंकि लेमन का जूस या किसी भी तरह के फल का जो जूस होता है वो बहुत ही हाईली मतलब एसिडिक होता है। लेमन का जूस भी का भी पीएच 2.3 होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट में किसी भी फल के छिलके को इस्तेमाल करते हैं, फल के जूस को इस्तेमाल नहीं करते। आप देखिए, कोई अगर फेस पैक बना रहा है या इस तरह का कुछ कर रहा है तो संतरे के छिलके को यूज करता है, या संतरे के छिलके को निचोड़ते हैं तो उसमें से एक बौछार निकलती है, उसको वो लोग यूज करते हैं। लेकिन संतरे के जूस को यूज नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। पानी का पीएच बिल्कुल न्यूट्रल होता है और स्किन का पीएच 5 से 5.5 के बीच में होता है। अब ज्यादा बेसिक अगर आपका प्रोडक्ट रहा तो आपके स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसको बर्बाद कर देगा, उसको खराब कर देगा। और अगर वो खराब हो गया तो बैक्टीरिया और अलग अलग तरह के माइक्रो बॉडी आपके स्किन को इफेक्ट करके वहां दाने, मुहासे, पिंपल और झाइयां और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देंगी। तो इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। मार्केट में जो सोप मिलता है उसका पीएच करीब करीब 11 के आसपास होता है, और लिक्विड सोप जो होता है उसका पीएच करीब 10 के आसपास होता है। तो लेकिन रेनेटस नोवास्टिन सोप जो है उसका पीएच बिल्कुल 7 के आसपास होता है, जो कि बहुत बहुत बेसिक है। 7 से 8 के बीच में होता है, जिसके होने की वजह से ये आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्किन केयर के रिजल्ट बहुत सारे लोगों को आए हैं, वो इसी कारण से आए हैं क्योंकि उनको जो नोवास्टिन सोप जो उन लोगों ने यूज किया है वो बिल्कुल स्किन के पीएच के नजदीक है, जिसकी वजह से स्किन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में नोवास्टिन सोप ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब हम लोग एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पीएच की स्केल तो आप ऊपर देख ही सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सोर यानी कि खारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपको एल्कलाइन क्लेंजर से क्लीन करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। जैसे रेनेटस फेस वॉश, रेनेटस जैन टच हैंड वॉश, क्योंकि जिनकी ऑयली होते हैं उनके हाथ भी थोड़ा ऑयली ऑयली महसूस करते हैं, तो हाथ अगर उनको क्लीन करना है तो हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोवास्टिन सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं फेस और बॉडी दोनों पे, जिनकी ऑयली स्किन है। और जिनकी ड्राई स्किन है खास करके, वो सोर क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो खारी क्लीनिंग का नहीं, आ, वो क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे, सोर क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे वो। रेनेटस का एलोवेरा जेल अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और हाँ, वो बॉडी क्लेंजर का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी क्लेंजर को यूज करने का सही तरीका ये है कि आप पहले शरीर को गीला कर लीजिए और फिर एक लोफा ले लीजिए, लोफा में एक पंप लीजिए आप बॉडी क्लेंजर। बॉडी क्लेंजर को आप पूरे शरीर में लगाकर कुछ देर छोड़ दीजिए, और उसके बाद लोफा से रगड़ के आप नहा लीजिए। एक पंप में आपका पूरा नहाना भी हो जाएगा। और एक्चुअली नहाते हम हैं इसलिए क्योंकि हमारे पोर्स जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं कुछ हद तक, जिसकी वजह से नहाने के बाद हमें तरोताजा महसूस होता है। अभी क्या है कि बॉडी क्लेंजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी क्लेंजर आपके पोर्स के अंदर जाकर, जितनी देर में आपने छोड़ दिया है उसको लगाकर, बॉडी क्लेंजर आपके पोर्स में जाकर जमी हुई चिकनाई को, जमी हुई जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। और जब जमी हुई चिकनाई को या जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देता है तो आपके पोर्स जो है, आपके जो छिद्र है जिससे पसीना निकलता है, वो बिल्कुल इनसाइड आउट साफ हो जाते हैं। और आप जब बाहर निकलते हैं, आप जब पोंछ लेते हैं अपने शरीर को, तो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन सांस ले रही है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। लोग इसको एक्सपीरियंस करने के लिए स्पा करवाते हैं। लोग इस चीज को, इस एक्सपीरियंस करने के लिए टर्की जाते हैं नहाने के लिए, ताकि उनके पोर्स कंप्लीटली क्लीन हो जाए। आपको यही एक्सपीरियंस रेनेटस बॉडी क्लेंजर के द्वारा भी ले सकते हैं आप, और बहुत ही किफायती दाम में ले सकते हैं। एक पंप में आपका पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, पूरे बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगा अगर आप लोफा का इस्तेमाल करें। अगर आप सही तरीका नहीं जानते हैं इस्तेमाल करने का तो हो सकता है आपको ये महंगा भी लगे, और आपको लगे कि बॉडी क्लेंजर का क्या काम है, जब साबुन मौजूद है तो बॉडी क्लेंजर की क्या जरूरत है। लेकिन बॉडी क्लेंजर एक बहुत जबरदस्त चीज है। ये आपके पोर्स को इनसाइड आउट क्लीन करती है और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। खास करके गर्मियों का समय आ रहा है, अब रात को अगर बॉडी क्लेंजर से इस्तेमाल करके नहाते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप रिलैक्स बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पोर्स क्लीन है, क्योंकि आपकी स्किन सांस ले पा रही है। इसके अलावा नोवास्टिन सोप का आप बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो।
इसके अलावा ये एक पीएच का की स्केल है, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज हमारे स्किन में कितनी ज्यादा अल्कलाइन या कितनी ज्यादा एसिडिक होती है। हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसका pH 2 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वो। इसके अलावा टमाटर का जो रस होता है वो 4, उसका पीएच होता है 4। यूरिन जो होती है उसका पीएच होता है 5। पानी जो होता है जो हम घर में पीते हैं उसका पीएच होता है 7। जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, जो हमारा मतलब ब्लड होता है, उसका पीएच 7.4 होता है। जो हैंड सोप हम घर में यूज करते हैं लिक्विड के तौर पे, हैंड सोप और बार सोप में फर्क यही है कि बार सोप का पीएच ज्यादा होता है और लिक्विड सोप का पीएच बार सोप के मुकाबले थोड़ा कम होता है, जो कि वो थोड़ा कम हार्श होता है आपके स्किन के ऊपर। लेकिन बार सोप ज्यादा हार्श होता है जो मार्केट में मिलता है वो। लेकिन हमारा नोवास्टीन सोप, क्योंकि इसमें एवोकाडो और मैंगोस्टीन है, इसकी वजह से ये हार्श नहीं है, ये आपके स्किन के लिए सॉफ्ट है, आपके स्किन को नरिश करता है। और जब आप हैंड सोप की बात करें, हमारा जो हैंड सोप है उसका जो पीएच है वो और भी कम है, जो कि आपकी स्किन को साफ तो करता है लेकिन स्किन को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता। लेकिन मार्केट का जो हैंड सोप होता है उसका पीएच करीब करीब 10 के आसपास होता है। और हाउस होल्ड ब्लीच जो है उसका पीएच 12 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है वो। अभी क्या है, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट क्या करते हैं। मैं आपको जो हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं उनको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, और जो प्रोडक्ट आ चुके हैं उसको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। फेस वॉश, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे शरीर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव जैकेट है, या जो सुरक्षा कवच है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ हुई, अगर वो प्रोडक्ट नेचुरल नहीं रहा, अगर वो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स नेचुरल नहीं रहे, अगर उस प्रोडक्ट में थोड़े बहुत भी केमिकल रहे, तो आपके स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है या स्किन का जो सुरक्षा कवच है उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रेनेटस फेस वॉश क्या करता है कि आपकी स्किन को साफ तो करता है, लेकिन वो आपके प्रोटेक्टिव जैकेट या आपके सुरक्षा कवच को पूरी तरह से निस्तो नाबूद नहीं करता, पूरी तरह से इनहेलेट नहीं करता, पूरी तरह से नष्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको फेस साफ तो होता है, लेकिन फेस साफ होने के साथ साथ वो प्रोटेक्टिव जैकेट बरकरार रहता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय में ज्यादा सेंसिटिव स्किन नहीं हो जाती है आपकी, ज्यादा आपके आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता। और साथ ही साथ क्लीनिंग भी बड़ी जबरदस्त होती है और आपके स्किन के अंदर से मॉइस्चर खींच कर लेकर जाया जाता है। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक तो स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है वो बाहर ना जाए, और बाहर से अच्छा मॉइस्चर शरीर के अंदर आए, क्योंकि जैसे आपके शरीर को पानी चाहिए, जैसे हम पानी पीते हैं, उस पानी का भी 3 से 5% ही हिस्सा हमारे स्किन के पास जाता है। लेकिन स्किन को भी पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, स्किन को मॉइस्चराइजेशन चाहिए, क्योंकि हर सेल के अंदर पानी होता है, हर सेल के बाहर भी पानी होता है, जिसको इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो अब अगर स्किन को पानी चाहिए तो हमें ज्यादा ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर हम किसी अच्छी स्किन केयर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर का मॉइस्चर भी बना रहता है, वो वॉश आउट नहीं होता, और बाहर से भी मॉइस्चराइजर या इस तरह की कोई चीज हम लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट के जरिए स्किन को मॉइस्चर मिलता है, इस प्रोडक्ट के जरिए स्किन को पानी मिलता है, प्रोडक्ट के जरिए स्किन को नरिशमेंट या पोषण या खुराक मिलती है। तो फेस वॉश जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये स्किन के जो नेचुरल जो स्किन के अंदर पानी होता है या सेल के अंदर पानी होता है या सेल के बाहर पानी होता है उसको नष्ट नहीं करता, और उसको ड्राई नहीं करता, और उसको उसके मॉइस्चर को छीनता नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सही तरीके से फेस को सूट कर पाता है, फेस को सही तरीके से क्लीन कर पाता है, और कोई भी नुकसान भी फेस को नहीं करता। स्क्रब की बात करें तो आमतौर पे मार्केट में जो स्क्रब मिलते हैं उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो तिकोने होते हैं, उसके अंदर छोटे 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 ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आपके चेहरे को स्क्रब करते हैं, जो कि आपके चेहरे को थोड़ा बहुत घिस के आपके चेहरे में जो ऊपर वाली त्वचा है उसको घिसते हैं, और निचली जो त्वचा है वो थोड़ी उजली सी होती है। आप देखेंगे कभी छिल जाता है आपके स्किन का तो अंदर से एक उजली सी या साफ सी स्किन बाहर आती है। ठीक उसी तरह से आपकी जो स्किन की सतह है वो ऊपर जो है वो डेड स्किन की तरह है, और अंदर जो है वो फ्रेश स्किन है। तो जब आप ऊपर वाली स्किन को थोड़ा सा घिस देते हैं तो नीचे वाली जो सतह है, जो उजली सी त्वचा है, वो बाहर आ जाती है। उजली त्वचा जब बाहर आती है तो आपका चेहरा दमकता चमकता और ग्लो करता हुआ नजर आता है। तो आप मार्केट में के स्क्रब को जब करते हैं तो उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आपके स्किन को घिसते हैं वो तिकोने होते हैं। तिकोने होने की वजह से और स्किन केयर को आप बहुत ज्यादा जोर से अगर उसको अप्लाई करते हैं तो आपके चेहरे को छील देता है। स्किन केयर मतलब स्क्रब करने के तुरंत बाद मार्केट के स्क्रब से आपको लगेगा कि आपका चेहरा गुलाबी हो गया है, लेकिन अगले दिन आपका चेहरा भूरा हो जाएगा और उसके अगले दिन आपका चेहरा काला हो जाएगा। आप देखेंगे
कि आप अगर रेनेटस के स्क्रब को यूज करेंगे तो इसमें फलों के बीज है और फलों के बीज से आपका स्क्रब हो रहा है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि घिसते घिसते वो बीज बिल्कुल गायब हो जाएंगे। वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, क्योंकि वो नेचुरल है, जिसकी वजह से वो स्किन को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते। और इसका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है मैंगोस्टीन, लिकोरिस, अखरोट, चंदन और नीम के साथ, जिससे इसका जो बैलेंस है ठंडक और गर्मी का बैलेंस बिल्कुल बनाया हुआ है। और ये जब आप स्क्रब करते हैं तो इससे आपको स्क्रब होने का फायदा होता है, लेकिन नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके ग्रैन्यूल जो है वो गोल है, वो तिकोने नहीं है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय में स्क्रब को अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको हर 3-4 दिन 5 दिन के अंदर आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। और फेस टोनर, आप देखेंगे कि जो झुर्रियां आती हैं वो धीरे धीरे झुर्रियां प्रभावशाली होती चली जाती है चेहरे पर, और झुर्रियां बड़ी होती चली जाती है, और झुर्रियां अपने प्रभाव को बढ़ाती चली जाती है। आप अगर फेस के टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो झुर्रियों के प्रभाव को ये कम कर सकता है। आपकी स्किन जो है तनी तनी और स्किन जो है टाइट टाइट महसूस होगी। झुर्रियों का प्रभाव होता है तो ढीली हो जाती है आपकी स्किन, बिल्कुल लटकने लगती है, या दिल पर बिल्कुल सैगिंग हो जाती है, या उसमें शिकन आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन टोनर का इस्तेमाल करेंगे तो स्किन तनी तनी सी महसूस होगी, और साथ ही साथ स्किन के अंदर जो गंदगी होती है वो गंदगी को भी बाहर निकाला जा सकता है। आमतौर पे जो स्किन केयर की रूटीन होती है उसमें स्किन केयर में क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग तीनों करने की जरूरत पड़ती है। आप हमारे फेस वॉश से क्लेंजिंग कर सकते हैं, और फेस टोनर से टोनिंग कर सकते हैं, और मॉइस्चराइजर भी हमारे पास मौजूद है। तो क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपको तीनों के तीनों आप हमारे प्रोडक्ट से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन केयर की जो डेली बेसिस की रिजीम है वो बरकरार रहे, और आपकी स्किन में किसी भी तरह की गंदगी से आप देखेंगे कि हमारे स्किन का जो निष्कासन का तरीका है, शरीर के अंदर कोई भी हार्मोनल वेस्ट होता है तो वो शरीर स्टूल के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से जो नहीं निकाल पाता, वो आपके त्वचा के माध्यम से निकलता है। आप देखेंगे कि कोई कील या मुहासा हो जाएगा, और पहले तो वो बड़ा मतलब लाल सा रहेगा, गुलाबी सा रहेगा, और फिर वो निकलते 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 वो आपके स्किन में बाहर की तरफ आ जाएगा, काला सा हो जाएगा, और फिर पपड़ी बन के वो निकल जाएगा। ये स्किन का एक्सफोलिएशन है, ये एक तरह का स्किन का अपनी गंदगी को त्वचा के जरिए निकालने का तरीका है। ठीक उसी तरह से जैसे आपको चोट लगती है तो मतलब खून जम जाता है, और फिर वो पपड़ी सी बन जाती है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट होने के बाद मतलब क्लॉट, हाँ, मतलब एक तरह का सीरम जम जाता है, और वो एक लेयर फॉर्म करता है, और वो नीचे नई स्किन आ जाती है, तो पपड़ी बनकर वो खून का जो पोर्शन है वो निकल जाता है बाहर। तो ठीक इसी तरह से आपके स्किन में भी एक्सफोलिएशन होता है। आपके स्किन के अंदर कोई गंदगी रहे तो वो गंदगी पपड़ी बनकर निकल जाती है कील मुहासों के जरिए। तो ये गंदगी आपके स्किन से ज्यादा अच्छी तरह से निकल पाएगी अगर आप क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रेगुलर बेसिस पे अगर करते हैं तो। साथ ही साथ आप समझिए कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है सीरम, एक होता है जेल, और एक होता है, या एक होता है सीरम, एक होता है लोशन, और एक होता है क्रीम। क्रीम जो है वो बहुत ज्यादा घनी होती है, लोशन उससे पतला होता है, या जेल उससे पतला होता है, और सीरम जो है उससे भी पतला होता है। तो आप देखेंगे कि कभी भी पानी जो है वो स्किन के अंदर नहीं जाता। पानी बहुत पतला होने के बावजूद भी स्किन के अंदर नहीं जाता। अगर पानी स्किन के अंदर जाता तो आप नहाने जाते हैं 70 kg के, और आप नहा के जब बाहर आते हैं तो आप 75 kg के हो जाते। लेकिन पानी तो अंदर जाता नहीं। पानी अंदर जाता तो आप रुई की तरह पानी सोख लेते और आपका वजन बढ़ जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो आप सोचिए कि जब पानी शरीर के अंदर नहीं जा सकता है इतना पतला होने के बावजूद भी, तो कोई भी क्रीम या कोई भी लोशन या कोई भी सीरम कैसे जा सकता है। हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इस क्रीम के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, सीरम के, इस लोशन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना छोटा कर दिया है कि वो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, वो हमारे स्किन के अंदर जा पाएंगे। बहुत सारी क्रीम लोग मार्केट में लगाते हैं, वो क्रीम लगाते हैं लेकिन 1 घंटे बाद भी वो क्रीम का एक लेयर वो ऐसे करेंगे ना तो चिपचिपा सा महसूस होगा, क्योंकि वो जो क्रीम उन्होंने लगाई वो अंदर जा ही नहीं पाई। उसने एक लेयर फॉर्म कर लिया बाहर, वो क्रीम पूरी तरह से 100% अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाई। लेकिन हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें रंच मात्र भी किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसको आयुर्वेदिक स्किन केयर की श्रेणी में डाला गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो सीरम है,
अगर किसी की स्किन में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, झाइयां हो गई है, किसी को अगर पिगमेंटेशन हो गया है या इस तरह की कोई भी चीज हो गई है, तो आप फेस सीरम को यूज कर सकते हैं। फेस सीरम को यूज करने से जो झाइयां हैं, झाइयों की प्रॉब्लम है या स्किन का जो डैमेज है, चेहरे पे स्किन का जो अगर बहुत ज्यादा डैमेज है, तो वो सीरम से ठीक हो सकता है, वो सीरम से बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए उनको क्लेंजिंग टोनिंग करनी है, और मॉइस्चराइजिंग के समय मॉइस्चराइजर के साथ या सिर्फ मॉइस्चराइजर की जगह फेस सीरम को यूज करना है। अगर सिर्फ फेस सीरम को यूज करेंगे और क्लेंजिंग टोनिंग हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अंदर की जो गंदगी है वो अंदर ही रह जाएगी, और ऊपर से सिर्फ फेस सीरम इस्तेमाल करेंगे तो गंदगी जो है, उस गंदगी को लेकर वो अंदर चला जाएगा और आपका लेने का देना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि फेस सीरम यूज करने के बाद भी हमें दिक्कत आ गई जी, अरे ये कैसा प्रोडक्ट है। आपने स्किन को अगर साफ ही नहीं किया, तो स्किन के पोर्स के अंदर जो भी गंदगी थी, सीरम लगाने से वो गंदगी भी तो अंदर चली गई। तो आपको थोड़ा मतलब इस्तेमाल करना है ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, और आपको पहले साफ करना है और साफ करने के बाद लगाना है। क्योंकि आप याद रखिए कि जो भी आप स्किन केयर में लगाएंगे वो स्किन के अंदर जाने के लिए लगा रहे हैं। अगर बीच रास्ते में अगर कोई गंदगी होगी, तो वो गंदगी को लेकर अंदर चला जाएगा और आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। इस वजह से पहले क्लेंजिंग और टोनिंग कर लीजिए, और क्लेंजिंग और टोनिंग करने के बाद ही आप फेस सीरम का इस्तेमाल कीजिए, या किसी भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद ही इस्तेमाल करिए। तो फेस सीरम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में, तो इससे आपकी झाइयों की जो समस्या है, इससे आपकी स्किन को डल होने की जो समस्या है, या अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्या होती है, वो फेस सीरम से दूर हो सकती है। याद रखिए, फेस सीरम जो बहुत ज्यादा डैमेज स्किन है उसके लिए है, और फेस मॉइस्चराइजर उनके लिए है जो कि जिनकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, वो सिर्फ मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेली की स्किन केयर की रूटीन है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो ये तीनों बराबर तौर पे अगर आप करते हैं, तो आपकी स्किन उजली, दमकती हुई और चमकती हुई और बिल्कुल ग्लो करती हुई आपको लंबे समय में रहेगी। आप देखिए कि जब आप रात को सोते हैं, तो आपके ऑर्गन्स भी रेस्ट करते हैं, और उस समय आपके स्किन के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। दिन भर में जो भी आपने मेहनत की, दिन भर में जो भी आपने वर्जिश की, वो आपके शरीर का वो हिस्सा का रिपेयर होता है, उसको रेस्ट मिलता है। ठीक उसी तरह से आपके चेहरा भी है, उसने तरह तरह का पोल्यूशन, तरह तरह की गंदगी, तरह तरह का धूल, डस्ट और अलग अलग तरह की गंदगी को फेस किया है। उसको भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योंकि वो भी कोशिका है, वो भी 21 से 28 दिन में मर के 2 नई डॉटर सेल्स को पैदा करेगी। तो इसको अगर आप सही तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसका खास फॉर्मूला है रेनेटस नाइट क्रीम। और इस नाइट क्रीम में एलोवेरा, मैंगोस्टीन और लेमन की कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी स्किन को लंबे समय में उजली बनाए रखेगी, दमकती हुई बनाए रखेगी, और एजिंग का जो प्रभाव है आपके स्किन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सनस्क्रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सूरज का झुलसाने वाला प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ता है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में, और स्किन केयर को आपको हर 2 से 3 घंटे के अंदर दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सनस्क्रीन को जब लगाते हैं, तो 2 से 3 घंटे के अंदर स्किन उसको पूरी की पूरी तरह से चूस लेती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, तो हर आप 2.5 से 3 घंटे में, 2 से ढाई घंटे में या 3 घंटे में आप बार बार सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने के लिए एक बात याद रखिए कि इसको लगाने के साथ साथ सूरज की रोशनी में नहीं जाना, कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए आपको इसको लगाने और सूरज के रोशनी में जाने के बीच में। और ये आपके सूरज की UVA और UVB रे से आपको बचाता है, और लंबे समय में आपके स्किन को सूरज के दुष्प्रभाव से, सूरज के रोशनी से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। अब आप देखेंगे कि आपके चेहरे की स्किन जो है वो बहुत पतली होती है, और आपके शरीर के बाकी सारे अंश की जो स्किन है वो मोटी होती है। आप देखेंगे कि ये जो हाथ की स्किन है, या ये जो हथेली के पीछे की जो स्किन है, आपके चेहरे की स्किन जो मतलब आउटर लेयर है वो बहुत पतला है। इस वजह से हैंड एंड बॉडी लोशन अलग से बनाया गया है, ताकि आपके पूरे बॉडी में आप न्यूट्रिशन दे पाए। बहुत सारी महिलाएं रात को बॉडी लोशन लगाने के बाद सोती है, क्योंकि जैसे उनके चेहरे को पोषण चाहिए, वैसे उनकी बॉडी को भी पोषण चाहिए, उसकी उनकी बॉडी के जो बाकी की स्किन है उनको भी पोषण अच्छी तरह से चाहिए। तो बॉडी लोशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई वैक्सिंग करती है महिला, तो वैक्सिंग करने के बाद भी बॉडी लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि पैर की त्वचा अमूमन बहुत रूखी होती है, या हाथ की त्वचा रूखी होती है, तो आप इन दोनों पोर्शन में खास करके हैंड एंड बॉडी लोशन को खासा यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज करते हैं, तो आपका हाथ जो है लेबरर की तरह नहीं लगेगा। आप अमूमन देखेंगे बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत सख्त और बहुत ही रूखे और बहुत ही अजीब से लगते हैं। आप जब प्रेजेंटेशन के काम में है, आप शो बिजनेस में है, आप जैसे दिखेंगे वैसे ही आप बिकेंगे।
कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप अच्छे दिखेंगे, अगर आपका हाथ अच्छा दिखेगा, अगर आप लोगों से हैंड शेक करते हैं, अगर आप हैंड एंड बॉडी लोशन का उपयोग करते हैं, और आप हैंड एंड बॉडी लोशन का रेगुलर उपयोग के बाद अगर आप किसी से हैंड शेक करते हैं, तो आपका हाथ कोई छुएगा तो उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से अगर आप हैंड एंड बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी कुछ प्राकृतिक घटक हैं, प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स हैं, प्राकृतिक पोषक तत्व है स्किन के, जो कि आपकी ये रूखी त्वचा को बहुत अच्छी तरह से पोषण दे सकती है। और आप इसको वैक्सिंग के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी मिस्ट बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही बेजोड़ चीज है, क्योंकि खुशबू का हमारे वेल बीइंग के अंदर बहुत अच्छा काम होता है। आप देखेंगे कि सदियों सदियों से खुशबू चली आ रही है। बहुत सारे लोग पहले इत्र लगाते थे, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से परफ्यूम का इस्तेमाल कई शताब्दियों से कर रहे हैं, कई शताब्दियों से। ये कोई नई चीज नहीं है। तो बॉडी मिस्ट क्या है, इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। परफ्यूम जो होता है उसके अंदर अल्कोहल होता है, बॉडी मिस्ट के अंदर अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है इसकी। इसकी वजह से जब आप इसको स्प्रे करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर वाली सतह के नीचे ये बैठ जाता है, और एक धीमी धीमी भीनी भीनी सी खुशबू आपके स्किन को देता है। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों के आसपास से गुजरते हैं तो उनके बॉडी से एक खुशबू आती है। ये बॉडी मिस्ट से आपके शरीर के अंदर ये खुशबू आ सकती है। और लंबे समय में जब आप बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी स्मेल सबसे पहले आपके नाक में जाती है। और इसके कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं खुशबू के, अलग अलग खुशबू के, जो कि आपके फेफड़े में जाके आपके ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, आपके ब्रेन में रिलैक्स। आप देखेंगे कि अगर कोई खुशबू को सूंघता है तो कैसे करता है, आप मेरे चेहरे को देखिए ध्यान से। ऐसे अच्छा फीलिंग आती है जब किसी अच्छी खुशबू आपके नाक में जाती है, और आपके ब्रेन को वो ठंडा करती है, आपके ब्रेन को वो रिलैक्स करती है, आपके नर्व इम्पल्सेस को रिलैक्स करने का काम करती है। और इससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, इससे आपके हार्मोनल को रेगुलेट करने का काम मिलता है। आप देखेंगे कि मतलब पूर्णिमा को और अमावस्या को अलग अलग तरह की स्मेल अलग अलग दिन हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो आपको इसके बारे में डिटेल में मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा कि कौन से परफ्यूम का इस्तेमाल मतलब कौन से परफ्यूम का इस्तेमाल मार्केट में लोग करते हैं, उससे क्या होता है, और बॉडी मिस्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है। मार्केट में जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो एंटी पर्सपिरेंट्स यूज करते हैं, वो पसीना निकलने ही नहीं देता, और जो शरीर से निकल जानी चाहिए थी चीज वो जमती रहती है, और ये बाहों की तरफ काला हो जाता है। और काला होने की वजह से उनको लंबे समय में स्किन कैंसर होने की भी बहुत प्रबलता रहती है। लेकिन अगर आप बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी मिस्ट आपको लंबे समय में किसी भी तरह का कैंसर नहीं होने देगी, और आपके स्किन को बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही मॉइस्चराइज्ड और बहुत ही खुशबूदार रखेगी, और पसीने से होने वाली बदबू को तो रोकेगी ही। तो ये हमारे 5 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। सैंडलवुड है, रोज एंड कैमोमाइल है, पोमेग्रेनेट है, नरगिस है। इस तरह से 5 हमारे इंग्रेडिएंट्स, 5 अलग अलग फ्लेवर्स है हमारे बॉडी मिस्ट में। एलोवेरा जेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी स्किन बहुत ही रफ और डल होती है, बहुत ही रूखी सूखी और बेजान होती है, तो आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन की मेंटेनेंस हो सकती है। आप एलोवेरा में काफी सारे तत्व होते हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, और आपकी स्किन को वापस रिपेयर करने की क्षमता एलोवेरा में, कुदरती एलोवेरा में होती है, जो कि लंबे समय में ये हो सकता है। अब एपी लोशन को देखें। एपी लोशन ऑल पर्पज लोशन है। अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही क्रीम दीजिए, मुझे 4 5 6 क्रीम मत दीजिए, सिर्फ एक क्रीम दीजिए, तो आप उनको ऑल पर्पज लोशन देंगे। ये कुछ हद तक सनस्क्रीन का भी काम कर सकती है, ये बॉडी लोशन का भी काम कर सकती है, और ये काफी सारे तरह के अलग अलग काम को कर सकती है। तो ये ऑल पर्पज लोशन, अगर आपको किसी को सिर्फ एक प्रोडक्ट देना रहे तो आप सिर्फ ऑल पर्पज लोशन दे सकते हैं। इसको आप हाथ, शरीर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए हेयर क्रीम, बहुत सारे लोगों के बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं। आप देखेंगे बाल के अंदर भी जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल में अंदर से उसके खुराक जाने का रास्ता होता है, ठीक उसी तरह से बाल में भी अंदर छेद होता है, जिसके जरिए बाल को खुराक मिलती है, कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं, और उसका कलर डिसाइड होता है, और उसके लेंथ डिसाइड होता है। तो अगर किसी के हेयर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो हेयर सीरम का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के हेयर में कम प्रॉब्लम है तो वो हेयर केयर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब कोई शैम्पू यूज करता है तो शैम्पू यूज करने के बाद तुरंत वो धो देता है, कंडीशनर लगाने के बाद तुरंत उसको धोना पड़ता है 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक क्रीम आपके बालों में लगी हुई रहेगी, और क्रीम के जरिए पोषण आपके बालों में मिलेगा, जिससे आपके बाल रूखे सूखे और बेजान नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके वो जो 2 मुंहे बाल है वो प्रॉब्लम भी आपके समाप्त हो जाए।
हेयर सीरम, आप याद रखिए कि अगर डैमेज ज्यादा है तो आपको सीरम का इस्तेमाल करना है, और डैमेज कम है तो आपको हेयर केयर क्रीम का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन की मैं बात करूं तो ये फैट, गुड फैट इसमें ज्यादा है, और गुड फैट इसमें ज्यादा होने की वजह से आप जब इसको किसी को वेट गेन के लिए देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस प्रोटीन में और हमारे बाकी के प्रोटीन में यही अंतर है कि इसमें गुड फैट ज्यादा है, पीनट से संबंधित गुड फैट ज्यादा है, और गुड फैट ज्यादा होने की वजह से इसको वजन बढ़ाने के लिए आसानी से दिया जा सकता है। तो स्पैन की बात करें तो शरीर के अंदर कई तरह के हॉर्मोन्स अलग अलग समय पर बढ़ते या कम होते रहते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा और आपके शरीर के अंदर साथ ही साथ कोर्टिसोल भी बढ़ गया, तो कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन के जो इफेक्ट है उसको नेगेट कर देगा, उसके काम को कम कर देगा, टेस्टोस्टेरोन के काम को। या एस्ट्रोजन बढ़ा और साथ में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ा, कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल एस्ट्रोजन के जो प्रभाव है उसको कम कर देगा। आपको क्या करना है कि कोर्टिसोल को कम करना है और एस्ट्रोजन को तो महिलाओं में और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, जो कि स्पैन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। जैसे राजा महाराजा जो खाना खाते थे, वही खाना स्पैन में मौजूद है, जो कि लंबे समय में जब आप खाते हैं तो आपके हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, और इससे आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ती है। इससे आप लंबे समय में ज्यादा अच्छी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का लेंथ, बहुत सारे लोगों का समय स्पैन बहुत बढ़ जाता है टाइम का, जिससे कि आपको, और ना सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी के लिए है ये, बल्कि आपकी वाइटैलिटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये स्पैन बहुत ही जल्दी हमारे बीच आने वाला है। नेक्सस ड्रिंक्स, आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक उनको बहुत नुकसान कर सकता है क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो टॉयलेट क्लीनर के काम भी आ सकता है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक है। तो वो कोल्ड ड्रिंक ना पीकर अगर वो नेक्सस ड्रिंक्स पीते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे उनके शरीर को माइक्रोफाइबर भी मिलेंगे। माइक्रोफाइबर के साथ साथ उनको मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैकफ्रूट, तुलसी, आंवला, आलमंड और पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, ये सारी चीजों के फायदे मिलेंगे। उनका शरीर हाइड्रेट होगा, उनके शरीर को अलग अलग तरह से फायदा मिल सकता है, और साथ ही साथ उनका पोषण भी होगा, उनका हाजमा भी बेहतर होगा, और उनका हाइड्रेशन भी होगा। क्योंकि गर्मी में अगर हम किसी हेल्थ ड्रिंक को का सेवन करते हैं तो उससे हमारी शरीर का और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। आमतौर पे मार्केट में जो ड्रिंक्स मिलती है उसमें किसी में भी मैंगोस्टीन या अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैकफ्रूट, तुलसी, आंवला, आलमंड इस प्रपोर्शन में नहीं है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, इसका इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। स्लिम पाउडर का मैकेनिज्म क्या है? शरीर के अंदर जब भूख लगती है तो लेप्टिन सेक्रेट होता है, शरीर के अंदर एक हार्मोन है लेप्टिन, वो सेक्रेट होना शुरू होता है, और जब भूख मिटती है तो ग्रेलिन सेक्रेट होता है। आप जब खाना खाना शुरू कर देते हैं तो आपको आभास होता है कि आपका पेट भर गया है, तो ग्रेलिन सेक्रेट होता है शरीर के अंदर, तभी आपको लगता है कि हमारा पेट तो भर गया है। तो आपके शरीर के अंदर ग्रेलिन सेक्रेट, आप मान लीजिए अपने 100% खाना खाना है, तो 100% खाना ना खा के अगर आप इसको खाने से पहले स्लिम पाउडर लेते हैं, खाने से आधा घंटा या 45 मिनट पहले, तो होगा क्या कि आपके शरीर के अंदर ग्रेलिन पहले ही पैदा होने लग जाएगा। यानी कि एक्चुअली पेट भरने से पहले ही आपके शरीर आपको ये सिग्नल देने लगेगा कि आपका पेट भर चुका है। अगर आपका पेट ये बताएगा कि पेट भर चुका है, आपका सिग्नल देगा अगर पेट, तो आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो फैट जमा नहीं होगा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और जो जमा हुआ फैट है वो धीरे धीरे शरीर उसको इस्तेमाल कर लेगा। तो यही इसकी मैकेनिज्म है कि जरूरत से ज्यादा फैट शरीर के अंदर बनने नहीं देता, और अगर जरूरत से ज्यादा फैट शरीर के अंदर नहीं बनेगा तो पहले से बना हुआ जो फैट है उसको शरीर इस्तेमाल में लाएगा, और आपका फैट परसेंटेज धीरे धीरे बिना एक्सरसाइज के भी कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप खाने पीने में कितना परहेज कर रहे हैं। और कुछ कुछ चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं तो स्लिम पाउडर से आपका 2 से 2.5 kg वजन कम हो सकता है। हरिद्रा ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ये भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ये भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, और ये भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, क्योंकि ये कंप्लीट आयुर्वेद से बनाया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कंप्लीटली अप्रूव्ड है। हल्दी हमारे दादी नानी के नुस्खों में बहुत सारी जगहों पर काम आती थी। आमतौर पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या जितनी भी तरह के माइक्रो बॉडीज होते हैं उससे हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, ये सूजन के लिए काम आती है, ये और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों को, जैसे आप देखेंगे कि किसी को सूजन आ जाती है घुटने में या किसी में, तो हल्दी और चूना लगाते हैं उसमें। अगर किसी को बुखार आ जाता है तो या ताकत की जरूरत होती है या आंतरिक कोई भी तकलीफ होती है तो हल्दी के साथ दूध मिला के पिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये अगर आप कच्ची हल्दी खाते हैं तो आपको बहुत ही कम बायोफ्लेवोनॉइड मिल पाएगा, जिसका नाम
बेसिकली कुरकुमिनॉइड होता है, क्योंकि बहुत सारी हल्दी में थोड़ा सा उसका कुरकुमिन मिलता है या कुरकुमिनॉइड मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी का अर्क है। अर्क निकालने का क्या तरीका है, आप देखेंगे कि घी के साथ इसको प्रोसेस किया जाता है, और घी के साथ स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसका जो हल्दी के साथ प्रोसेस किया हुआ घी वाला जो अर्क है वो निकाला जाता है और उसी को दिया जाता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में 10,000 साल से भी ज्यादा से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, इस वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप इसको, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को कैंसर जैसी समस्या है, तो ये बहुत ही अच्छा काम उसमें कर सकता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर, हल्दी तो नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल एंटीबायोटिक एंड मार्केट के एंटीबायोटिक में यही फर्क है कि नेचुरल एंटीबायोटिक को पता होता है कौन से कीटाणु को मारना है और कौन से कीटाणु को छोड़ना है, वो फर्क कर पाती है अच्छे और बुरे कीटाणु के बीच में। लेकिन मार्केट में जो एंटीबायोटिक मिलते हैं वो अच्छे और बुरे कीटाणु को दोनों समान रूप से मार देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक से ठीक होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल चूसे हुए आम की गुठली की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल उनको देख के लगता है कि कोई बीमार आदमी अभी जस्ट 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 ठीक हुआ है। तो आप देखेंगे कि हरिद्रा का इस्तेमाल करने से आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। डिटेल में सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट्स की भी बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग करने वाले हैं हम, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि जिसको भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन दवाई बोल करके आप इन प्रोडक्ट्स को नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो दवाई नहीं बनाती है, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती है। आप अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहकर इस प्रोडक्ट को देंगे तो दे सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो 300 ml में 1 बूंद, अगर किसी को कम दिक्कत है तो 500 ml में 1 बूंद। दिन में 2 बूंदों से ज्यादा आपको किसी भी सूरत में नहीं लेना है। आप दिन में एक बार सुबह आप इसको ले सकते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से, मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज करने का क्या तरीका है। आप इसको अर्ली मॉर्निंग 2 ड्रॉप ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। अगर खाली पेट एम्प्टी स्टमक अगर आप इसको दो बूंद ले लेते हैं तो आपका दिन भर का काम हो जाएगा, आपको उसके बाद लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निद्रा की अगर बात करें तो निद्रा जो है आपको अमूमन डिनर के बाद लेना है और आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। और ये कोई नींद की दवाई नहीं है कि आप इसको लेते ही नींद आना शुरू हो जाएगी। ये आपके शरीर का जो नेचुरल स्लीपिंग प्रोसेस है उसको शांत करती है। नींद आती क्यों है, पहले ये समझते हैं। नींद आती इसलिए है क्योंकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी साथ साथ जब रिलैक्स करती है तो नींद आती है। मान लीजिए आपकी बॉडी रिलैक्स करना चाहती है लेकिन आपका माइंड उत्तेजित है तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपकी बॉडी उत्तेजित है और आपका माइंड थका हुआ है तब भी आपको नींद नहीं आएगी। माइंड और बॉडी दोनों को साथ में रेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको नींद आ पाएगी। तो ये करने के लिए मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि आपके माइंड और बॉडी दोनों को साथ में रिलैक्स करने के काम आता है। तो ये मेलाटोनिन सेक्रेट करने की क्षमता रेनेटस निद्रा के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग तरीके से है। इसमें ज्योतिषमथी, अश्वगंधा, जटामंसी और तुलसी, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, और इसमें सर्पगंधा भी है। तो ऐसे बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि आपके माइंड, बॉडी और को रिलैक्स करने में मदद करती है और आपको अच्छी नींद आती है, क्वालिटी नींद आती है, आपके ऑर्गन्स बेहतर तरीके से रेस्ट कर पाते हैं और आपको रिलैक्स महसूस हो पाता है, आप तरोताजा महसूस कर पाते हैं, आप बीमारी रहित रह पाते हैं। और आपको खास ख्याल रखना है कि आपको इसको 2 बार ले सकते हैं। अगर आप इस नॉर्मली लेना चाहते हैं तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को, खाना खाने के आधे घंटे बाद। अगर आपको स्लीप से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो आप 2 सुबह 2 शाम भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा है तो ज्यादा लेना, प्रॉब्लम कम है तो कम लेना है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको निद्रा जो है वो किसी से सलाह लेकर ही लेना है। और आपको याद रखना है कि इम्यूजेन के साथ साथ इसको नहीं लेना है, क्योंकि इम्यूजेन आपके शरीर को एक्टिव करता है और निद्रा आपके शरीर को रिलैक्स करता है, माइंड बॉडी को रिलैक्स करता है। इम्यूजेन एक्टिव करता है और निद्रा रिलैक्स करता है। आप दोनों को साथ में दे देंगे तो शरीर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये तो दोनों चीजें दे रहा है, भाई एक्टिव होना है या रिलैक्स होना है, पहले डिसाइड कर लो भैया। इस वजह से आप इसके साथ कभी भी इम्यूजेन को मत लीजिए। आप साथ में जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको निद्रा जैंत प्रो के साथ वो ले सकते हैं। तो जिनको वेट लॉस कर रहे हैं वो जैंत प्रो के साथ ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप दिन में 1 बार इस्तेमाल, दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके खाना खाने के बाद, अगर आपको स्लीप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपकी नींद अच्छी आए। क्योंकि ये नींद की गोली नहीं है, इस वजह से जिसको नींद ठीक ठाक हो रही है वो भी ले सकते हैं इनको, ताकि उनकी नींद की क्वालिटी और बेहतर हो जाए और नींद की का जो टाइमिंग है वो सेट हो जाए। कभी कभी नींद सही समय से नहीं आती, तो इसको नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं और जिनको नींद की प्रॉब्लम है 2 सुबह 2 शाम को भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद लेने का है इसको, ठीक है।
खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको लेने का है। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।